सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 8 बजे वाले कार्यक्रम में। आज हमने समय में थोड़ा-सा परिवर्तन किया है और लगभग 1 सप्ताह बाद मिल रहे हैं, शायद उससे भी अधिक हो गया। तो आप सभी का स्वागत है और आज हम इससे पहले कि चर्चा आरंभ करें, आप जो कर्मकांड करते हैं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब वो तो कर ही दीजिए। और सब देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो विश्व भर से हमने हिंदुत्व का उन्मूलन करना है। तो इस काम को करने के लिए कुछ वेस्ट के, पश्चिम के सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं जिन्होंने आपस में जुड़ना डिसाइड किया है। हालांकि इनिशियली एक इमेज ऐसी क्रिएट की जा रही थी, भ्रम ऐसा फैलाया जा रहा था कि यूनिवर्सिटीज मिलके काम कर रही हैं, तो उससे थोड़ी सी वो एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि एकेडमिक डिस्कशन है। पर अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डिसओन कर दिया है, जिस तरह से धीरे धीरे एजेंडा सामने आने लगा है। तो आज जो हमारे साथ जुड़ेंगे भरत गुप्त जी, आप उनसे भली भांति परिचित हैं। बहुत सीनियर व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम किया है, और ये जो हम आज देख रहे हैं उसे उन्होंने बहुत पहले से और बहुत करीब से देखा है। तो आज हम उन्हीं से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि इसका आखिर वो इसमें से चाहते क्या हैं और क्यों वो इसमें सफल नहीं होंगे। तो इस छोटी सी भूमिका के साथ हम जुड़ते हैं भरत गुप्त जी के साथ। नमस्ते भरत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको नीरज जी, नमस्कार आपके जितने भी श्रोता और देखने वाले लोग हैं, सबको प्रणाम करता हूं। आज एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है। कुछ लोग कह देंगे कि भाई ऐसी क्या बात है, ये तो पश्चिम में विश्वविद्यालयों में कुछ लोग बैठे हुए एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो भला इससे हमारे हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, भारतवर्ष को, भारत की सरकार को क्या खतरा है? उनको कुछ कहने दीजिए जी। तो ये प्रश्न है जिसका उत्तर देना आज बहुत आवश्यक है। इसमें जब मतलब मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ। इसमें एक जुमला और जोड़ा जाता है कि हम तो लाखों वर्ष से चले आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सभ्यता इतनी कमजोर नहीं है कि इतने से हिल जाए। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक प्रकार की मानसिक शिथिलता है ऐसा सोचना। ऐसा नहीं होता है। हम हजारों वर्ष से इसलिए चले आ रहे हैं कि हम सजग हैं और हम अपने अहित करने वाले लोगों को पहचानते हैं और उनका इलाज भी करना हमने सीखा है और हम करते आए हैं। बहुत सा ऐसा समय गुजरा हम नहीं कर पाए, लेकिन हम ऐसा करते आए हैं और अब भी हमको करना चाहिए। तो पहले तो ये देखा जाए कि ये कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, तो 3 शब्द हैं यहाँ। डिसमेंटलिंग जिसका अर्थ होता है हिंदी में जिसको हम कहेंगे उन्मूलन, यानी जड़ से उखाड़ फेंकना। डिसमेंटलिंग का मतलब यही होता है कि किसी एक भवन को तोड़ देना, हटा देना, किसी स्ट्रक्चर को खोल के बिल्कुल बर्बाद कर देना। तो क्या बर्बाद करना चाहते हैं ये? ग्लोबल हिंदुत्व। केवल भारत का हिंदुत्व नहीं, सारे विश्व में जो हिंदुत्व फैल गया है उसको ये बिल्कुल ही समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ 2 बातें हैं जो बड़ी, वैसे देखा जाए तो हास्यास्पद हैं। एक तो इन्होंने कहा कि हिंदुत्व ग्लोबल है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है हिंदुओं के लिए कि भाई हम ग्लोबल हैं, हो गए हैं, और हमसे नफरत करने वाले लोग हमको ग्लोबल मानते हैं
तो ये तो अच्छी बात है कि हिंदुओं को एक प्रमाण पत्र मिल गया कि वो ग्लोबल है। और दूसरी बात ये कि यहाँ हिंदू धर्म या हिंदुइज्म या हिंदू परंपरा या सनातन धर्म नहीं कहा गया है, हिंदुत्व कहा गया है। और ये सब जानते हैं कि उनका अर्थ इससे क्या है। उनका अर्थ है कि हम भैया हिंदुओं को कुछ नहीं कह रहे, हिंदू तो बड़े अच्छे होते हैं, हिंदू तो सबकी बात मान लेते हैं, वो तो सब चलता है वाला कल्चर है। आप उनके मंदिर में जाकर नमाज भी पढ़ दो, जैसा कि पिछले दिनों में कुछ प्रयास हुए मथुरा वगैरह में, तो कोई नहीं, वो मान लेते हैं, उसको ज्यादा वो शोर नहीं मचाते। तो वो तो इतने सहिष्णु हैं कि उनको कहीं उठा दो, कहीं रख दो, कहीं पटक दो, कहीं लुढ़का दो, तो वो कभी कुछ नहीं कहेंगे और सब कुछ सह लेंगे। वो तो हिंदू है। और फिर अगर ये हिंदू है तो फिर हिंदुत्व क्या है उनकी दृष्टि में। हमारी दृष्टि में, हम हिंदुओं की दृष्टि में नहीं, उनकी दृष्टि में जो इस कॉन्फ्रेंस को, जो इस सम्मेलन को कर रहे हैं, वो तो उनके लिए तो हिंदुत्व बड़ा स्पष्ट है। उनके लिए हिंदुत्व है हिंदू नेशनलिज्म। अंग्रेजी का जो शब्द है नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म। अब प्रश्न ये उठता है, भाई नेशनलिज्म क्या कोई बड़ी खतरनाक, बहुत बुरी, बड़ी खूंखार चीज होती है? अब अमेरिका एक नेशन है जहां ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां स्टार एंड स्ट्राइप का झंडा होता है, जिसके नीचे ये सारे कॉन्फ्रेंस करने वाले 4 जुलाई को शपथ लेते हैं और अमेरिका के प्रति अपनी क्या कहते हैं, वफादारी, अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं। और अमेरिकन नेशन है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट बात बात में कहता है गॉड ब्लेस अमेरिका। और जाहिर है वो हमेशा अभी तक क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ही होता आया है उनका। अभी तक उनका कोई महिला प्रेसिडेंट भी नहीं हुआ है, और कोई क्या कहते हैं दूसरे धर्म का नहीं हुआ है, तो वो गॉड ब्लेस अमेरिका कहता है। तो क्या वो अमेरिकन नेशन नहीं है? तो अमेरिकन नेशन अच्छा है, ब्रिटिश नेशन, फ्रेंच नेशन, जर्मन नेशन, रशियन नेशन, चाइनीज नेशन, ये सब अच्छे हैं। लेकिन हिंदू नेशन या हिंदू नेशनलिज्म उनके दिशा, उनकी निगाह में बहुत खतरनाक है। अब भाई वो क्यों खतरनाक है? तो वो कहते हैं कि साहब वो इसलिए खतरनाक है कि वो एक विशेष प्रकार से हिंदुओं को सीमित करके, उनका राजनीतिकरण करके, और उनको वैसा बनाना चाहता है जैसा मुसोलिनी ने एक फैशिस्ट ग्रुप बनाया था, या हिटलर ने एक बहुत बड़ा नाजी ग्रुप बनाया था और विचारधारा बनाई थी। ऐसा ही ये लोग करना चाहते हैं। तो अब ऐसा है कि, और फिर वो इसको सीधे सीधे जोड़ देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आज के तारीख में मोदी जी की सरकार है। तो फिर ये बड़ी आसानी से समझ में आता है कि ये कॉन्फ्रेंस वास्तव में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस है। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध करी जा रही है। इसके लिए भी कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पोस्टर बनाया है जहां वो दिखा रहे हैं कि एक हथौड़े से एक आकृति को निकाला जा रहा है, तो वो आकृति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की है। तो अब ये बड़ा स्पष्ट है, एक नग्न सत्य है अगर मैं कहूं तो। अब मेरा यहाँ एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है, और ये प्रश्न आप एक मास्टर जी का प्रश्न समझ लीजिए। भाई मैं मास्टर जी रहा हूं जीवन भर, अब भी हूं, कि विद्वान लोग, टीचर लोग, पढ़ने लिखने वाले, चाहे वो काले हो, गोरे हो, पीले हो, वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, चीनी हो, रूसी हो, क्या वो कॉन्फ्रेंस इस पर करते हैं कि वो अमुक पार्टी है दुनिया के फलाने देश में, हमें उसे उखाड़ना? यदि आप एक जरा बच्चा भी, एक
मतलब 11वीं 12वीं क्लास का हाई स्कूल, अमेरिकन हाई स्कूल स्टूडेंट भी, चाहे वो हिंदू हो या ना, वो इतना तो कहेगा कि आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आप कॉन्फ्रेंस कौन लोग कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व को उखाड़ना चाहते हैं, वो एक पार्टी के खिलाफ, एक राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ कर रहे हैं। तो आपने इसमें पढ़ना लिखना, वाद विवाद, मत मतांतर, इतिहास, धर्म इत्यादि क्या किया? और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग भाग ले रहे हैं, वो अधिकांश लोग वो हैं जो अमेरिकन विश्वविद्यालयों के अंदर जो धर्म को पढ़ाने वाले विभाग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज, और साथ ही कुछ सोशियोलॉजी वगैरह में चाहे वो बैठे हों, लेकिन वो जितने भी प्रोफेसर और देवी प्रोफेसर, देवता प्रोफेसर और देवी प्रोफेसर जो भी हैं, भाई हम तो उनको देवता और देवी ही कहेंगे। वो इतने महान कि वो उन्होंने इतना बड़ा कार्य हाथ में ले लिया है, और वो भारत के असुरों का संहार करने के लिए उतर आए हैं। तो अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज के स्कॉलर हैं, ये कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को, और इस कॉन्फ्रेंस के बहुत से प्रणेता जिनके नाम पहले उछल कर आए थे, उन्होंने जो पहले कुछ प्रचार के लिए अपना फोल्डर और साहित्य निकाला था, तो उसमें कुछ जो नाम आए थे, मैं यह नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो सब के सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के या तो कार्ड होल्डर मेंबर थे या हैं अब भी जो करेंगे, और या वो ऐसे लोग हैं जो आज प्रोफेसर हैं, लेकिन वो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक समय में कार्ड होल्डिंग मेंबर होते थे। उनमें से कुछ को तो मैं जानता भी हूं, चूंकि वो मेरे काफी जूनियर थे। मैंने उनको BA MA करके और टीचर लगते हुए देखा है, और टीचर्स यूनियन में, CPM में और काम करते हुए देखा है। मैं ऐसे भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं उनको, और आज से नहीं जानता, मैं तो उनको 40 वर्ष से जानता हूं। तो जब से वो छात्र थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो ये बड़ा सत्य है और बड़ी सीधी सी बात है कि ये एक राजनीतिक प्रकल्प है। ये बौद्धिकता के नाम पर, ये डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज के नाम पर कुछ लोग इकट्ठे होकर, जो कि स्वयं में मार्क्सवादी हैं और जो कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय चुनकर आई हुई सरकार है पिछले 7 वर्षों से, उसको किसी न किसी प्रकार से लांछित करना चाहते हैं, पहली बात। लेकिन बात केवल यहां नहीं रुकती, बात तो बहुत गहरी है और बहुत लंबी है। ये जो लोग हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं और जो ये काम करने वाले लोग हैं, ये मुखौटे हैं, ये कठपुतलियां हैं, और इन कठपुतलियों की जो तंत्रियां हैं, इनकी जो धागे हैं, वो कहीं बहुत ऊंचे कुछ लोगों के हाथ में हैं, और वो लोग हैं जो कि वास्तव में हिंदू धर्म के द्वेषी हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व का मुखौटा पहनकर वास्तव में हिंदू धर्म के ऊपर ही प्रहार किया जा रहा है। बड़ी सीधी सी बात है कि अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वैसे ही अमेरिका में ही हो रहा है, एक चुनी हुई पार्टी को तो आप गिराने का सोचेंगे नहीं ना, आप कर सकते हैं। ये तो वैसी ही बात है जैसे एक बार मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और वहां पाकिस्तानियों से बोले कि भैया मोदी जी को हटाने में हमारी मदद करो, तो पाकिस्तानियों ने कहा वो तो आप ही हटाएंगे। तो यहां तो ये जितने भी एकेडमिक्स हैं और उनके साथ जो लगे हुए CPM के कुछ यहां से भारत के लोग, कुछ फिल्म मेकर और
तथा कथित बुद्धिजीवी हैं, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी को जब भारत में नहीं हटा पाए तो ये अमेरिका में बैठकर शोर मचाने से कैसे हटा देंगे? नहीं, इनका अभिप्राय दूसरा है। इनका अभिप्राय मैं अभी बता देता हूं आपको। इनका अभिप्राय जो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, मुख्यतः अमेरिका के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनको लांछित करना, प्रताड़ित करना, और किस प्रकार करना, और ये षड्यंत्र में आगे इनको क्या करना है वो भी मैं आपको नीरज जी बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कह दूं जो कि वाकई बड़ी हास्यास्पद है और जो सच है, जिसके ऊपर कोई क्या कहते हैं, दो राय नहीं हो सकती, फैक्चुअल बात बता रहा हूं। जैसे कभी भी जो कि प्रतिष्ठित विद्वान होते हैं, किसी धर्म के, किसी विषय के, किसी साहित्य के, दर्शन के, किसी भी एक गहरे विद्या के विद्वान होते हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के विरोध में एक सम्मेलन नहीं करते। तो ये लोग जो हैं, जो कर रहे हैं, ये तो विद्वान क्या, ये तो अधकचरे हैं, ये तो एकेडमिक भी नहीं है। इनमें से किसी को संस्कृत नहीं आती, इनमें से किसी को भारतीय भाषाएं नहीं आती, इनमें से किसी के प्रमाणित ग्रंथ भारतीय भाषाओं में नहीं है, केवल अंग्रेजी के अंदर हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका संबंध अंग्रेजी डिपार्टमेंट से रहा है, और जो पिछले 25-30 वर्षों में कुछ वहां विचारधाराएं चली हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म या क्रिटिकल थ्योरी या पोस्ट क्रिटिकल थ्योरी, इस तरह की जो विचारधाराएं चली हैं जो स्वयं में बहुत ही विघटनकारी है, ये उन लोगों के लिखने, पढ़ने, पढ़ाने वाले लोग हैं। तो मैंने आपको इनका कच्चा चिट्ठा दे दिया जी। अब ये तो कठपुतलियों के बारे में हुआ जी। कठपुतलियों को चलाने वाले कौन हैं? तो जैसे मैंने कहा कि अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म पर प्रहार कौन करेगा। अब जाहिर है वो करेंगे जिनका धर्म ये कहता है कि मूर्ति पूजकों को, ऐसे लोगों को जो कि तरह तरह के देवी देवता मानते हैं, उनको नष्ट कर दो। और ये कौन लोग हैं इसमें? ये वो लोग हैं कट्टर ईसाई, कट्टर मुसलमान। ये धर्म है कि अधर्म है जी? सवाल तो ये है जो इनका। हाँ, इस पर तो मैं आऊंगा अभी कि ये धर्म है या अधर्म है, लेकिन अभी तो हम बड़े तर्कशील ढंग से इस बात को लोकेट करें कि ये लोग कौन हैं। तो ये वही तो लोग होंगे जिनको हिंदू धर्म इस पृथ्वी पर स्वीकार्य नहीं है, और हिंदू के साथ लगभग उसी के साथ मिले हुए बौद्ध भी आ जाते हैं, शिंतो भी आ जाते हैं, उसके साथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी वन के अंदर, पर्वतों के अंदर संस्कृतियां रहती हैं और अभी भी कहीं कहीं बाकी हैं, वो लोग भी आ जाते हैं। तो उन सबके दुश्मन तो वास्तव में आज की तारीख में केवल दो प्रकार के लोग हैं। या तो कट्टर मुसलमान, जिनको केवल दारुल इस्लाम बनाना है सारी पृथ्वी को, या केवल कट्टर ईसाई, जिनको धर्म परिवर्तन करके विश्व को क्रिश्चियनडम बनाना है। और हम जानते हैं कि अरबों अरबों रुपए की संस्थाएं उन्होंने थेसलोनिका प्रोजेक्ट और जोशुआ प्रोजेक्ट बनाई हुई। तो इन कठपुतलियों को चलाने वाले वास्तव में ये हैं। और आप देखेंगे कि इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में और कुछ बड़े आतताई इस्लामिक राजा
जैसे औरंगजेब बादशाह था, उसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखते हैं। इनमें से कुछ ने लिखी हैं और उनके लिए ये बड़े लालायित रहते हैं दिखाने के लिए कि वो तो धर्म का अवतार थे, टोपियां सीकर वो अपनी जिंदगी जीते थे। ये सारे प्रमाण हैं, और इनमें से बहुत से एकेडमिक जिनको आप देखेंगे जो कि बोलेंगे 10, 11 और 12 तारीख को, मैं आपको बिना संशय के कह दूं, चूंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अमेरिका के अंदर कौन क्या पढ़ रहा है भारतीय विषय पर, सोशियोलॉजी, रिलीजन इत्यादि पर, इसके बारे में मेरी जानकारी लगभग 50 वर्षों की है। यानी सन 70 से है, जब मैं वहां पढ़ने गया था सन 69 में, तब से है। और तब से किसने कब पीएचडी की और कहां की और कैसे की और किसके पैसे लेकर की, ये भी मेरी आंखों से गुजरा है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन की संस्थाओं के साथ कहीं ना कहीं सीधे रूप में या परोक्ष रूप में जुड़े हुए। अब सवाल उठता है कि निंदा करना, बुरा भला कहना, कुत्सित करना, ये दिखाना कि हिंदू धर्म तो केवल जाति और वर्ण में फंसा है, ये तो कास्ट सिस्टम में फंसा है, क्या केवल यही उद्देश्य है इनका? और इस तरह की चीजें कहना कि इनके यहाँ तो सती है। अब उनको ये नहीं दिखाई देता कि भारतीय नारी पिछले 70 साल में कहां से कहां आ गई। उनको केवल कुछ वृंदावन की विधवाएं ही दिखाई देती हैं। उनको ये नहीं दिखाई देता कि भारत की प्रेसिडेंट भी नारी रह चुकी है, और भारत की संसद में कितनी नारियां हैं, और कितने प्रदेशों की मंत्रियां, मुख्य मंत्री रह चुकी हैं स्त्रियां। ये कुछ नहीं दिखाई देता। उनको केवल ये कुत्सन का साहित्य बनाना है हिंदुओं के लिए, जिससे कि हिंदुओं का कन्वर्जन हो सके। लेकिन इस समय इनके आगे एक बड़ा सीधा साधा लक्ष्य है जो ये चाहते हैं। ये एक विशेष कानून पास कराना चाहते हैं, पहले अमेरिका में और फिर उसी कानून को भारत के संसद में। ये महत्व की बात है, इसे हमें समझना चाहिए। ये कानून ये होगा कि अमेरिका में अगर कोई भी हिंदू जाति के, वर्ण जाति के, कास्ट के आधार पर भेदभाव करेगा तो उसके लिए एक कानूनी सजा और बहुत बड़ी सजा होगी। तो मान लीजिए कि कैलिफोर्निया में किसी हिंदू की एक कंपनी है, और वो हिंदू जिसकी कंपनी है वो क्षत्रिय है या बनिया है या ब्राह्मण है, और उसके यहाँ एक चाहे एमबीए एक व्यक्ति काम करता है जो भी भारतीय है, जो भारत का ही है, लेकिन वो एक छोटी जाति का है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। तो अगर उस मालिक ने उस व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव दिखाया है, तो उस भेदभाव को आधार बनाकर उस मालिक के खिलाफ हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए इन्होंने सारा एक बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान किया है, डिस्कोर्स बनाया है कि जैसे हिटलर आर्य जाति के आधार पर गोरे जर्मनों को आर्य समझता था, और ये समझता था कि यहूदियों का संहार करने का अधिकार उसको है, वो एक प्रकार का नस्लवाद या रेसिज्म था। उसी प्रकार का नस्लवाद या रेसिज्म हिंदू करते हैं, हिंदू सोसाइटी में होता है। और भला बनने के लिए वो ये कह देते हैं कि हाँ हमारे मुल्क में भी होता है, काले और गोरे में होता है। 3 प्रकार का नस्लवाद है, एक तो उनका अपना, एक हिटलर का, और तीसरा भारत का। तो अब कानून अमेरिका में तो है नस्लवाद के लिए, काले गोरे के लिए,
लेकिन अब आपको कानून बनाना है भारत के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए आपको बनाना है। तो वो कानून बनाना चाहते हैं, उसकी ये भूमिका तरह तरह से बांधी जा रही है, और वो ये उम्मीद करते हैं कि जब वो कानून बन जाएगा अमेरिका में, तो अपने प्रभाव से उस कानून को भारत की संसद में भी पास करा देंगे। जी, इससे यद्यपि हमारे यहाँ इस प्रकार के कानून हैं जी कि हम भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग इस तरह के कानून हमारे कानूनों से संतुष्ट नहीं है, और वो चाहते हैं कि बहुत ही भयंकर किस्म का कानून बने, जिसमें विशेषकर सवर्ण हिंदुओं के लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न हो, भय उनके अंदर व्याप्त हो, और वो फिर ये सोचे कि भाई ऐसी हालत में रहने से अच्छा है कि ईसाई ही बन जाओ। तो मैंने आपको इस डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का जो पूरा विचार है और क्यों किया जा रहा है, वो आपको एक्सपोज करके सामने रखा है। अब आपके प्रश्न। जी, ये जो आपने बात बोली बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की जब ये एक्सरसाइज की जाती है, इस तरह की जो शैम कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, उनको फिर आपको बहुत आगे तक लेके जाते हैं। एक पेपर लिखेंगे, फिर एक दूसरे को कोट करेगा, दूसरा तीसरे को कोट करेगा। इसे समझने के लिए एक कहने को तो एक चुटकुला है, लेकिन वो बड़ी सीरियस बात बताता है कि एक छोटी सी कंपनी थी जिसमें एक सीईओ था और उसने 3 एम्प्लॉय रखे हुए थे। तो जैसे कुछ स्लो डाउन आया, उसे लगा कि अब 3 एम्प्लॉय तो मैं नहीं रख सकता, मुझे कम से कम किसी एक को निकालना पड़ेगा। तो उसने तीनों को सामने बिठाया, कहता भाई दिस इज द सिचुएशन ऑफ द कंपनी एंड आई हैव टू ले 1 पर्सन ऑफ, तो किसे करूं? उनमें से एक अफ्रीकन था, बोला मुझे तुमने किया तो मैं तो डाल दूंगा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया है, फिर तुम्हें सीयू करूंगा और तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। एक लेडी थी, उसने कहा मुझे करोगे तो मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का डाल दूंगी। तीसरा बेचारा एक सीधा साधा गोरा था, तो थोड़ा सा सोचने लगा, फिर बोला आई थिंक आई एम गे। आई थिंक आई एम गे। जी, तो उसमें हिंट दे दिया कि भाई I may be gay, I may not be gay, but I think now and I'll sue you. हाँ, तो एग्जैक्टली वही स्थिति। और अब देखिए किसी भी बिजनेस के लिए कितनी सीरियस सिचुएशन हो सकती है कि आपको कोई भी किसी भी कारण से ब्लैकमेल कर सकता है, हाँ, आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगा सकता है। तो ये जो आपने बात कही, ये हमें समझना पड़ेगा कि इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। है ही, और उन्हीं लोगों के द्वारा ये चलाया जा रहा है। अगर आप इस पूरे जमघट में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनके इतिहास को देखें और उनकी मनी ट्रेल को देखें कि कहां कहां से जीवन में उनको सहायताएं मिली हैं, कौन सी उन लोगों ने ग्रांट्स ली हैं, किन किन संस्थाओं से, कैसे कैसे वो भारत आकर पढ़कर लिखकर गए हैं, जिसमें भारत के और विदेश के सब लोग शामिल हैं। तो आपको ये चीज, और फिर उन्होंने क्या लिखा है और उनकी हर पुस्तक से क्या ध्वनि निकलती है, तो आपको जो बात मैं कह रहा हूं वो स्पष्ट रूप में मिल जाएगी। अच्छा, एक ये बताइए, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आपका तो इतना सारा अनुभव है, तो आपने कब से देखा है कि ट्रेंड कब से है एकेडेमिया में? हाँ, देखिए ये ट्रेंड एकेडेमिया में इसके 2 हिस्से हैं। ये जिसको हम कहते हैं भारत के धर्मों का अध्ययन, इसका
नाम आज भी है, लेकिन बहुत पुराना नाम है इंडोलॉजी, यानी भारत का अध्ययन। इंडोलोगिया, ये ग्रीक शब्द लगाकर उन्होंने इंडोलॉजी कर दिया। तो इसका तो प्रारंभ लगभग 200-250 वर्ष पहले से है, जबकि ब्रिटिश विद्वानों ने, यूरोप के विद्वानों ने भारतवर्ष का अध्ययन किया कि ये लोग कौन है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, जिससे कि वो हम पर शासन कर सके। और फिर उन्होंने शासन के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जैसे उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, एक पुराना वर्जन, मनुस्मृति इत्यादि का अध्ययन करके हिंदुओं के लिए बनाया, कुरान वगैरह को देखकर मुसलमानों के लिए बनाया। तो इस सब काम करने के लिए तो उपनिवेशवादियों का ये अध्ययन था, इंडोलॉजी का। लेकिन ये अध्ययन बदला जबकि उपनिवेश आजाद हो गए। जब तक उपनिवेश उनके कब्जे में थे तब एक प्रकार का अध्ययन होता था। तब ये कहा जाता था, देखो हम गोरे लोग हैं, वी आर वाइट पीपल, हम ज्ञान आपको ला रहे हैं, और हमारा व्हाइट मैन्स बर्डन है, जिसको व्हाइट मैन्स बर्डन, के व्हाइट मैन के ऊपर ईश्वर का दिया हुआ ये भार है कि तुम काले पीले लोगों का उद्धार करो। तो व्हाइट मैन्स बर्डन का डॉक्ट्रिन था इंडोलॉजी के पीछे। लेकिन जब उपनिवेश आजाद होने लगे या हो गए, तब ये हुआ कि अब इनका दोबारा इनका टेरिटोरियल डिवीजन कैसे किया जाए, अब इनको किस प्रकार से राष्ट्रों में बांटा जाए, इनको संस्कृतियों से हटाकर हम कैसे कैसे इनके छोटे राष्ट्र बनाएं। तो भारत के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाए गए, जो कि बाद में बांग्लादेश मिलके 3 हो गए। फिर उनकी दृष्टि में यह भी हुआ कि अब धर्म के आधार पे कुछ और करो, इसमें कुछ और लोगों को कहो कि आपकी पहचान हिंदू नहीं है, आपकी पहचान तो सिख है, और सिख हिंदू नहीं है। यद्यपि ये काम उन्होंने बहुत पहले करना शुरू कर दिया था, 1899 में ही किताब लिखवा दी थी, हम हिंदू नहीं है, नाभा सिंह या ऐसे कोई थे, खैर तारा सिंह, हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए, ये प्रोसेस जो है, जिसको हम कहते हैं कि संस्कृति, उनकी दृष्टि में संस्कृति, एथनोलॉजी, एथनिक डिवीजन, कि किसका धर्म क्या है, कौन क्या खाता है, क्या कपड़े पहनता है, इसके आधार पर हम उसको एक राष्ट्र घोषित करके अलग उसकी टेरिटरी बनाते। तो पहले तो ये होता था, और ये अपने लिए नहीं होगा, ये केवल इटली के पूर्व में होगा, इटली के पश्चिम में नहीं होगा। स्पेन और कातालानिया को अलग नहीं करेंगे, उनको एक राष्ट्र रहने देंगे। कनाडा के अंदर क्यूबेक को फ्रेंच संस्कृति के आधार पर अलग राष्ट्र नहीं बनने देंगे, स्कॉटलैंड को अलग नहीं होने देंगे इंग्लैंड से, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान बना देंगे, ग्रीस और क्या कहते हैं टर्की बना देंगे, और फिर भारत के अंदर भी प्रयास करेंगे कि यहां एक क्रिश्चियनिटी के आधार पर द्रविडिस्तान बन जाए या नागालैंड बन जाए, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो पूरी इंडोलॉजी इस प्रकार से चल रही थी। लेकिन अब उसका फेज जो है वो बदलता है, वो बदल जाता है लगभग सन 2000 में इस तरह से बदलता है कि जिसको हम कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं, ये धीरे धीरे अमेरिका में प्रबल होने लगता है, और अमेरिका के अंदर कैपिटलिस्ट थिंकिंग भी डाउन हो जाती है, चाइना का उभार होता है, मार्क्सिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म पढ़ता है, और कल्चरल मार्क्सिज्म का इस्लाम के साथ एक चोली दामन का साथ बनने लगता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के लोगों को हिंदू
तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन तालिबान बड़ा प्यारा लग रहा होगा, तभी तो उसका नाम नहीं ले रहे। तभी तो डिसमेंटलिंग तालिबान नाम की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है मार्क्सवादियों के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन के लोगों के द्वारा अमेरिका में। तो ये तो इसी से साबित होता है ना कि आस्थाएं कहाँ हैं और गुटबंदी कहाँ है, बड़ा स्पष्ट है। और हिंदू को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि जो भारत की इस समय एक राष्ट्रीय एकता है, और भारत संस्कृति के आधार पर कई हजार साल से एक देश रहा है, यानी इसको पुण्य स्थल की पुण्य भूमि मानता रहा है, इसको मातृभूमि पितृभूमि मानता रहा है, इसको एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विस्तार मानता रहा है, और वो हमारे अति प्राचीन ग्रंथों में है। और भारत ये भी मानता है कि आप कैसे ही दर्शन को मानने वाले हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, बौद्ध हो, जैन हो, कहीं मंदिर में पूजा करते हो न करते हो, पहाड़ की चोटी पे बैठकर ध्यान लगाते हो, गुफा कंदरा कुछ भी करते हैं, लेकिन आप सब स्वीकार हैं, चूंकि आप पुनर्जन्म मानते हैं, आप कर्मवाद मानते हैं, आप किसी ऊंचे लक्ष्य को मानते हैं, परमार्थ को मानते हैं कि जीवन में खाना पीना ही लक्ष्य नहीं है, बहुत बड़ा ऊपर भी लक्ष्य है। आप दिव्य को मानते हैं, आप अवतार को मानते हैं। तो ये जो एक भारत की सांस्कृतिक दार्शनिक एकता है, उसको वो समझ नहीं पाते, और समझते हुए भी उसको खंडित करने के लिए दार्शनिक रूप में वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से ईसाईयत का प्रचार हो, इस्लाम का प्रचार हो, और उसके अंदर मार्क्सवादी आज पूरी तरह से शामिल है, क्योंकि मार्क्सवादियों का अपना गढ़ समाप्त हो चुका है। रूस में वो समाप्त है, चीन में वो समाप्त है। चीन तो एक कैपिटलिस्ट देश है आज। तो वो कहाँ व्याप्त हैं? वो अमेरिका की कुछ विश्वविद्यालयों में इस तरह के लोग हैं, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से विघटनवाद को, एनर्की को ही प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा जो ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम पर इतने आंदोलन हुए, तो उसमें कितना विध्वंस हुआ, कितने गरीब और मामूली लोगों की दुकानें जला दी गई, और वो सब किया गया ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम पर। कितना संघार किया गया, कितना विप्लव किया गया, और उसी मॉडल को वो जगह जगह प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है इस समय जो चल रहा है, जिसमें मार्क्सवाद, एनर्किक मार्क्सिज्म, फेनेटिक क्रिश्चियनिटी एंड फेनेटिक इस्लाम, ये तीनों एक साथ हैं, और उनको हिंदू ही टारगेट नजर आता है। क्योंकि देखिए, हिंदू ने सिद्ध कर दिया कि अमेरिका में अगर किसी भी विदेशी मूल के लोगों ने अमेरिका के उत्थान के लिए, अमेरिका की समृद्धि के लिए, अमेरिका के वैज्ञानिक उत्कर्ष के लिए काम किया है, तो वो हिंदू है। आज नासा में 30% हिंदू है जो काम कर रहा है। क्या ये प्रमाण कम है? आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने हिंदू हैं? आज अमेरिका की होटल इंडस्ट्री को चलाने वाले पटेल हिंदू हैं। तो अमेरिका के अंदर हिंदू ने वैसे ही काम किया है जैसे पारसियों ने भारत में काम किया था, दूध में शक्कर बनके। और उनका प्रभुत्व उससे है, और उनका प्रभुत्व उनके दर्शन से है। उनका जो दर्शन है संभाव का, उनका जो दर्शन है
कि मैत्री होनी चाहिए। मैत्रीम भजत, मैत्री को का भजन कीजिए। अखिल जनाना, जितने भी लोग हैं सबके लिए मैत्री रखिए। तो सबके लिए मैत्री का भाव रखना और फिर उसको कार्यान्वित कर देना, क्योंकि हम कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर द्वेष नहीं करते, हम धार्मिक द्वेष से ऊपर हैं। और ये भारत ने अपने 5000 साल के इतिहास में सिद्ध किया है। और जो भारतीय आज अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, उन्होंने अपने चरित्र से और अपने परिश्रम से इसका एक स्पष्ट उदाहरण दिया है। उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। यानी हमारी जितनी भी दार्शनिक मूल्य हैं उनका हमने व्यवहार में प्रयोग करके दिखाया है। और हम अमेरिका में जाके ये नहीं कहते कि यहां 2000 साल पुराना जो मनुस्मृति के अंदर आचरण और कानून दिया था, हिंदू कानून, वो लॉ दे दो। जबकि मुसलमान जाते हैं और वो कहते हैं कि शरिया लॉ लगाओ। जहां भी उनकी एक गणना युक्त आबादी हो जाती है, वो शरिया लॉ मांगते हैं। तो ये जो मार्क्सिस्ट की नीति है, रणनीति है, जिसमें आज वो ये सोचते हैं कि वो पीपल ऑफ द बुक को इकट्ठा कर लेंगे, अहले किताब को इकट्ठा कर लेंगे, यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान को। तो उसमें यहूदी तो इनका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि यहूदी अमेरिका के अंदर बहुत अच्छी तरह से संगठित हैं और वो एक होकर अपने हित के बारे में सोचते हैं, जैसा कि हिंदुओं को भी करना चाहिए अमेरिका में। अपने हित के लिए एक होकर, इकट्ठे होकर, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ना होकर, हिंदू होकर उनको अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। और वो हित जो है, हिंदू हित जो होगा, वो दूसरों के लिए भी होगा। क्योंकि हिंदू का धर्म जो सनातन धर्म है, वो केवल भारत के लिए नहीं होता, वो विश्व के लिए होता है, जैसा श्री अरविंद ने अपनी उत्तरपाड़ा स्पीच में स्पष्ट रूप में कहा। तो इस चीज को हम समझेंगे तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी समझ में आएगी। और अभी इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस जो ये लोग करेंगे ही, वो भी हमको समझ में आएंगी और उन सबके प्रत्युत्तर हमको देने चाहिए। उसके प्रत्युत्तर की प्रक्रिया को हम बहुत जोर शोर से प्रारंभ करें और उसके अंदर भारत सरकार सहयोगी हो। ये देखिए, मैं भारत सरकार कह रहा हूं, मैं बीजेपी सरकार या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं यह भारत हित की बात कर रहा हूं कि भारतीय सरकार भी इसमें शामिल हो, वो भी इस बात का एक अच्छी तरह से संज्ञान ले कि ये कौन से विद्वान हैं जो अमेरिका के अंदर कहने को तो हिंदू धर्म पढ़ाते हैं और भारत में आकर फिर ऐसी रिसर्च करते हैं जो कि अमेरिका के अंदर हिंदू बच्चों को उनके धर्म से ही अलग करना चाहती है। मतलब मैं आपको 12 नाम तो ऐसे ही गिना दूं, लेकिन मैं जानबूझकर वो नाम नहीं ले रहा हूं। हाँ, इनमें संकेत में सब कह दिए गए हैं जी, संकेत में। और मैं जानता हूं उनमें से कुछ लोगों को आज से नहीं जानता, शायद मैं 30-35 वर्षों से जानता हूं या 40 वर्षों से जानता हूं, जब उन्होंने पीएचडी भी नहीं की थी जी। और कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने, जो एकेडमिक्स नहीं है, कोई फिल्में बनाने वाला है, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला है, कोई जर्नलिस्ट है, लेकिन और अगर आप इनको ट्रैक करना शुरू करें तो आप पाएंगे कि जब तो अफजल गुरु को फांसी लगनी थी, तभी उसको बचाने की पिटीशन साइन कर रहे होते हैं। जब वो बोगी शुरू हुई थी भगवा टेरर की,
तब तभी ऑनलाइन पिटीशन तैयार करते हैं कि जी हिंदू आतंकवादी होता है। और अगर जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी जो फंडिंग की ट्रेल अगर ट्रैक की जाएगी ना, तो वो सारी सीआईए के जो फंड्स हैं, फोर्ड फाउंडेशन है या मैक है, वहां से निकल के आएगी। तो ये बिल्कुल सरकार, आएगी। हमारी सरकार ही काम कर सकती है और इनको करना भी चाहिए ये काम। अरे ये सरकार के पास ऑलरेडी ये चीजें एक प्रकार से रिकॉर्ड में है, केवल उनको इकट्ठा करना है हम्म, और कुछ अनुभवी लोगों से कुछ थोड़ी सी राय लेनी है कि इस काम को कैसे संगठित रूप में किया जाए। और ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं अनुभवी, मेरे से कहीं अधिक अनुभवी लोग हैं, जानकार लोग हैं जो कि इसकी राय दे सकते हैं। और भारत सरकार को ये इसलिए करना चाहिए कि भारत सरकार इस काम में अभी तक फेल रही है। अगर आप हमारे जो दूतावास होते हैं या जो हाई कमीशंस होते हैं विदेशों में, अगर आप उनमें जाकर पता करें तो शायद ही कोई ऐसा दूतावास होगा जिसके पास ये सूचना होगी कि उस अमुक देश में कौन से विद्वान हैं जो भारत का अध्ययन कर रहे हैं, भारत आते जाते हैं, उनकी कौन सी ग्रंथ हैं, क्या किताबें हैं, उनकी क्या पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं। इसकी सूची मेरे ख्याल से तो किसी भी भारतीय दूतावास में नहीं होती। तो ये तो आज भारत के दूतावासों की और भारत के विदेश मंत्रालय की और श्री जयशंकर जी की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का पूरा संज्ञान वो लें। उसमें हम ये नहीं कह रहे कि किसी का तिरस्कार करें, हम ये नहीं कह रहे किसी के प्रति द्वेष करें या बहिष्कार करें, हम केवल ये कह रहे हैं कि आपके पास जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये जानकारी करेंगे तो आप ऐसे विद्वानों को भी अच्छी तरह से पहचान जाएंगे जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है भारतीय ग्रंथों के प्रकाशन के अध्ययन में, भारतीय दर्शनों को ऊंचा दिखाने में और विश्व में फैलाने में। तो आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे और हमको पता होना चाहिए कि हमारे संस्कृति के ऊपर कौन क्या पढ़ रहा है, लिख रहा है, प्रकाशित कर रहा है और उसका क्या उपयोग हो रहा है। ये हमारी सरकारी जिम्मेदारी है। और विशेषकर ये इस समय की जो सरकार ये कहती है कि हम संस्कृति के बहुत बड़े पोषक हैं, तो उस सरकार की तो ये सबसे अधिक जिम्मेदारी बन जाती। हाँ ठीक कह रहे हैं। मतलब यूपी होती तो हम सोच लेते हैं कि भाई वो तो उनका तो काम ही ये है, मतलब तो सरकारी तंत्र इनको प्रोवाइड कर देते थे। उसके लिए तो संस्थाएं बनी हुई है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस बनी हुई है। उसके लिए हमारी साहित्य एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है हमारी। और मुझको ये कहते हुए हर्ष नहीं है कि शायद इस काम में हमारी संस्थाएं जो हैं वो बहुत पिछड़ी हुई, जबकि विदेश की दूसरी ताकतें जो हैं वो इस काम को बखूबी करती हैं। यानी ये अक्सर होता है, कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जो अपने उस विद्वान को जिसने एक संस्कृति विशेष का अध्ययन किया है 25-30 साल, उसका विशेषज्ञ, वो उसको राजदूत बनाकर भेजते हैं देश में। तो जब कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ राष्ट्र ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने एक भारत के अध्येता को भारत के अंदर या तो राजदूत बना दिया या एक सांस्कृतिक केंद्र का निदेशक बना दिया, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत नेहरू सेंटर में ऐसे व्यक्ति को भेजता है कि या तो वो केवल इंडियन फॉरेन सर्विस का होता है या बस उसको एक अच्छी पोस्टिंग देनी है कुछ, जिससे
वो 4-5 साल में 40-50 हजार डॉलर बचा कर ले आए। क्षोभ होता है ऐसा कहते हुए, लेकिन सच्चाई यही है। जी। एक प्रश्न है जी, निरंजन जी शर्मा जी ने, भरत गुप्त महोदय कब तक संकेत में बात करेंगे, अब खुल के प्रतिघात कीजिए। देखिए, अगर बात संकेत में ही पूरी हो जाती है और तीर निशाने पे लग जाता है, तो क्या आवश्यकता है कि तू मैं उतरा जाए। क्योंकि जब आप नाम किसी का लेते हैं तो फिर वो व्यक्ति कहता है मेरे ऊपर आघात हुआ, मैं ऐसा नहीं हूं वैसा नहीं हूं, तो हम विषय से भटक जाते हैं। लेकिन जो मैंने कहा है वो सत्य है, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको तर्क के द्वारा ही प्रमाणित कर दिया। और मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ, एक आधा तो हमारी आस्तीन के सांप की सीरीज में आपको दिख जाएगा जो मैंने बनाई थी, कि किस तरह की इनकी। जी बिल्कुल। गोपाल राष्ट्रवादी जी हैं, क्या हम हिंदू के लिए कोई ऐसा लिस्ट बना सकते हैं जिसकी वजह से हिंदू अपने आप पर गर्व कर सके। इस चीज की लिस्ट बनाना जी। देखिए, गर्व आप करेंगे अपनी सामर्थ्य को बढ़ाकर, अपनी विद्वत्ता को बढ़ाकर, अपने धन को बढ़ाकर। अगर आपके पास पैसा है तो हिंदू विद्या के विद्वानों को एनकरेज करिए, उनका परिपोषण कीजिए, खुद विद्या का अध्ययन कीजिए, कलाकारों को संरक्षित करिए। एक बड़ा सिंपल तरीका है और ये भारत में हमेशा से होता आया है। इसके नियम दिए हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, लोग जानते नहीं हैं। जो वात्स्यायन का काम शास्त्र है उसमें एक पूरा का पूरा अध्याय इसी पर है कि किस तरह से कला के प्रेमी धनाढ्य लोगों को, कलाकारों को, विद्वानों को, कवियों को दूर दूर से लाकर उनको स्टेज देना चाहिए और अपने शहर को अच्छा करना चाहिए। तो आज जब जरूरत है कि हम अपने विद्वानों को विदेश में भेजकर और अपने देश का परचम ऊंचा करें, तो आप जैसे भी कर सकते हैं, जहां भी सहायता कर सकते हैं वहां कीजिए। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत स्पष्ट बात है जी। LKS भरत जी, व्हाट इज द सॉल्यूशन। अब देखिए, कुछ सॉल्यूशन तो मैंने बताए जो हमें व्यक्तिगत रूप पे करने हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आज ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका में कहां हो रही है? विश्वविद्यालयों के संसाधनों से हो रही है। यानी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोग कर रहे हैं, चाहे CPI CPM के भारतीय लोग भी उनके साथ जुड़े हों, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो विश्वविद्यालयों का है। तो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय विषय, इंडोलॉजी, भारतीय धर्म पढ़ाए जाते हैं और भारतीय विश्वविद्यालयों में आप कुछ नहीं पढ़ाते। ना आप हिंदू धर्म पढ़ाते हैं, ना बौद्ध, ना क्या कहते हैं वेद शास्त्र पढ़ाते हैं, BA में, MA में, कोर्स में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में, क्योंकि वो आर्टिकल 28 सेक्शन A आपको मना कर देता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज फॉरबिडन। नीरज जी तो जानते ही है सारी कथा। तो भारत इसी कारण से बहुत पिछड़ गया। हमारे पास वो टीम नहीं है विद्वानों की जो विश्वविद्यालयों में हो, वरना हमारा देश जबकि इन देशों से आबादी में 5 गुना है, तो हमारे यहाँ तो इनसे 5 गुने और 10 गुने विद्वान हो सकते थे। और हमारी परंपरा में विद्वानों की परंपरा है, और हमारे यहाँ आज भी छोटे छोटे गांव में भी विद्वान है। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी का विद्वान नहीं होगा, लेकिन भारतीय भाषा का, संस्कृत का विद्वान आपको आज भी
छोटे गांव में भी मिल जाएंगे। केवल अपने अपनी नीति को, शिक्षा नीति को बदलने की आवश्यकता है। और वो जड़ इस सब उत्पाद की वही है। जी। और बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया भर की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जो थोड़ी सी भी क्रेडिबल यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन मिलेगा। जी। और हमारे देश में आप कश्मीर से कन्याकुमारी चलिए, किसी यूनिवर्सिटी में आपको डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन नहीं नाम चार मिलेगा। के जानबूझ के सिस्टम ऐसा बनाया गया कि ये वाली स्कॉलरशिप पनप ही ना पाए कभी। जी हाँ, जानबूझ के, और वो कानूनन नहीं हो सकता। कि मुझको याद है, मैं बहुत पहले को 30 वर्ष हो गए होंगे, तो मैं जब पढ़ाता था तो मैं एक बार अपने वाइस चांसलर साहब से मिलने गया। मेरे ख्याल से शायद गुरबख्श सिंह या ऐसी की नाम था उनका, सरदार जी थे। तो मैंने कहा कि यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज है, लेकिन भाई यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदू स्टडीज क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा, काके असी कर नहीं सकते बेटा, हम ये कर नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं कर। तो ये सारा झगड़ा उसी का है। बुद्धिस्ट स्टडीज माइनॉरिटी के नाम पे कर देंगे, इस्लामिक स्टडीज कर देंगे, क्रिश्चियन स्टडीज कर देंगे, लिंगायत स्टडीज, जैन स्टडीज, सिख स्टडीज, लेकिन हम वैष्णव स्टडीज नहीं कर सकते, शैव स्टडीज नहीं कर सकते। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में दर्शन पढ़ा देंगे, लेकिन वो अलग बात है। तो इसीलिए भारतीय दर्शन केवल फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़े जाते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं पढ़े जाते कि आप किस प्रकार से धर्म का आचरण होता है, किस प्रकार से धर्म क्या का प्रयोग होता है, पद्धति बनती है उसकी, कैसे उसका कर्मकांड बनता है। कर्मकांड को तो बुरा समझा जाता है, बेवकूफी समझा जाता है। जवाहरलाल जी ने तो यही सिखा दिया। तो ये सारी समस्याएं हैं, इनका निराकरण करना है, और उन लोगों ने अध्ययन किया है। इसीलिए हम भी उन्हीं की पुस्तकों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सच नगर सर, हमारी गवर्नमेंट इतनी बुद्धू क्यों है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी? हाँ, ये देखिए, उपनिवेशवाद के असर से हम बाहर नहीं आ पाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उपनिवेशवाद से पीछा छुड़ाने में समय बहुत लगता है, लेकिन अब समय बहुत हो भी चुका है। अब तो भैया 70 वर्ष हो गए। अगर हम नहीं छुड़ा पाए तो किसी और का दोष नहीं है, हमारा ही है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, जो हमारी नवयुवतियां और नवयुवक हैं और जो आप सुन रहे हैं, कि आप लोग इसको जीवन में उतारिए, अध्ययन करिए, कहीं ना कहीं काम करिए, और फिर आप ही, जो भी सरकार हो, उससे इसका डिमांड करिए। बस स्पष्ट रूप से कहिए कि ये होना चाहिए, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा, बस बात खत्म हो जाती। ठीक बात है। ये जब हम कलेक्टिव डिमांड करेंगे, वील पुट आवर फुट डाउन, तो लोग मानेंगे बात। बस। जॉनी, यस पापा। नीरज अत्री जितने, अच्छा, मैं इतने दिनों बाद इसलिए जी, मैं कहीं गया हुआ था और वहां पर मुझे नेट कनेक्टिविटी नहीं मिली, तो इसलिए नहीं कर पाया। तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है। जतिन जाखड़ जी, आचार्य अग्निव्रत को बुलाइए सर, बहुत रिक्वेस्ट है। जी जतिन जी, करते हैं जी, उनसे भी बात करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। वाह, अल्लाह ताला का प्रश्न है जी। 70 साल तो कांग्रेस के हुए, अभी मोदी जी का उपनिवेश भी थे। हाँ, बस ठीक है वो। हमने अपनी बात कह दी और आपसे कहा कि आप डिमांड रखिए, और मैंने तो ये कहा है जो भी सरकार, क्योंकि
ये इलाज हमें अपने लिए चाहिए, सरकारों के लिए नहीं चाहिए। हमें, और हमारा अधिकार है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। ये चीज हमें दूसरी कम्युनिटीज से सीखने की आवश्यकता है कि वो किस तरह कोई भी सरकार उनका कान मरोड़ के अपने काम करवा लेते हैं। और हम कहने को ये बोलते हैं कि अब हमारी सरकार आई है, लेकिन हमारी सरकार गर्व से बताने लग जाती है कि हमने तो इतने करोड़ों रुपए दिए हैं माइनॉरिटीज को। तो वो हमारा फेलियर है और उनका बहुत बड़ा सक्सेस है कि उन्हें पता है कि कैसे कान पकड़ना है, कैसे कान घुमाना है। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम इसमें हारेंगे और हार रहे हैं। तो इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, सिद्धांत बड़ा साफ सुथरा और छोटा सा है। माइनॉरिटी वोट हंटिंग से काम चल गया, बहुत साल चल गया। जब तक मेजॉरिटी वोट हंटिंग की जरूरत महसूस नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। मेजॉरिटी वोट हंटिंग मेजॉरिटी करवाएगी, राजनीतिक पार्टी अपने आप नहीं करेगी। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस का तो खैर इतिहास है ही माइनॉरिटी अपीजमेंट का, लेकिन बीजेपी भी झिझक रही है इसीलिए कि आपका प्रेशर नहीं, और आप कोई नाजायज चीज तो नहीं मांग रहे। हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट हो सारे विश्वविद्यालयों में, जहां 80% हिंदू रहता है जिस राष्ट्र में, तो ये कौन सी नाजायज मांग है भाई। बिल्कुल ठीक है। हमें बुद्धिमान प्रधानमंत्री को तो ये स्वयं पूरी करनी चाहिए, और हमारे चीफ जस्टिस को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। नो मोर नीरज रात केबीटी टीम एके सनातन समीक्षा। अच्छा, कुशवाहा बॉयज टीम, हाँ जी बुलाने वाले हैं जी। संभवतः अगले सप्ताह में आएंगे। जी अच्छा, दैट ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो सभी दर्शकों की ओर से भरत गुप्त जी बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी। जी आपको नीरज जी, और ये दर्शकों को भी, और मेरा आग्रह है कि आप जो बातें मैंने रखी हैं इनको जरा ध्यान से सुने, क्योंकि ये अमेरिका में नहीं हो रही है केवल, इसका टारगेट हम हैं भारत में। एक प्रयास है कि वे कानून वहां बनवाकर फिर उसको यहाँ के संसद में लाया जाए, और ये जितनी सेक्युलर पार्टीज हैं ये इंतजार में है कि वो वहां हो जाए तो इसको वो यहाँ करे। ये मान जैसे हमें सीरियसली लेना चाहिए, लेंगे भी, और हमें अपने क्या कहते हैं चक्षु हर समय खुले रखने की आवश्यकता है जी। तो इसी के साथ भरत गुप्त जी बहुत बहुत आभार, फिर जुड़ेंगे आपके साथ जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय जय भारत।